हेलो दोस्तों। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ और जो अभी बिहार का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मीन्स अभी बिहार का जो स्वरूप है वो कैसे किस प्रकार चेंज होते आया है और क्या क्या उसमें लोगों को परेशानियां झेलना पड़ा है इस बिहार के फॉर्मेशन में। अब चलिए इस बात को हमको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बात ये डिस्कस करना है कि इसकी हमें बीपीएससी में कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में सिर्फ इस 2.5 पेज से आपको कम से कम हम आपको 10 क्वेश्चन का वो गारंटी लेते हैं कि 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, 10 क्वेश्चन प्री में पूछे जा चुके हैं। और एक क्वेश्चन तो है कि सिंस लास्ट ईयर मीन 66 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बिहार फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस पर एक नोट्स बनाएं या राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ बिहार। तो 67th में आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 67th में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेटेज क्या है? तो हमने ये देखा प्री में कि 10 मार्क्स 10 12 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मेंस में ये इंपॉर्टेंट 38 मार्क्स का है। और आप बहुत अच्छा लिख दिए तो उसमें से 25 मार्क्स मिल जाएंगे। और बता दें कि GS1 में ये स्कोरिंग होता है। क्यों स्कोरिंग होता है? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन फिक्स है, आने ही हैं। ठीक है ना, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पता होता है। पर वही चीज़ें आपको दिक्कत कहाँ आती है कि अगर आप अभी से ना इन चीज़ों को तैयारी करेंगे मेंस के लिए तो क्या प्रॉब्लम आने वाला है। तो करंट का क्वेश्चन कोई जज नहीं कर पा रहा है आजकल मेंस में। करंट का क्वेश्चन कोई जज नहीं कर पा रहा है। आप लिखित ले लें कि किसी ने भी जज नहीं किया। 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक से ज़्यादा जज नहीं कर पाएगा। मैं खुद जो है 3 में से 1 ही जज कर पाया था। पर मुझे बेसिक आता आइडिया होते थे, मैं बढ़िया लिख लेता था। तो इस वजह से मुझे अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। डिस्पाइट कि मैं ये फैक्ट बता दूं कि मेरा एक एक पोर्शन जो है क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड का, मीन्स एप्टीट्यूड मीन्स कहने का मतलब स्टैट्स का एक पोर्शन गलत होने के बावजूद मुझे 156 मार्क्स आए हैं। ठीक है, GS1 में मीन्स अगर हमने वो 38 मार्क्स अगर हम इंक्रीज कर दिए होते, 36 मार्क्स इंक्रीज कर दिए होते, तो आप ये जो लो कि ये आपका मेरा 192 आसपास आने वाला था। मीन्स अच्छा लिखना ही एक आपको ये है कि आप हिस्ट्री पेपर को अच्छे से करेंगे तो आपको मार्क्स आना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब बाकी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए बताते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कि इस क्षेत्र का नामकरण के रूप में बिहार का सर्वप्रथम जो जिक्र आता है, ये देखिए 64 बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बिहार का जो सर्वप्रथम जिक्र कब आया है। तो मिन्हास उल उस सिराज का 13वीं शताब्दी का एक किताब है, मिन्हास उस सिराज। तो उनके द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका क्या नाम है? तवाक़त ए नसीरी। तवाक़त ए नसीरी मिन्हास उस सिराज का किताब है। उसमें ये बात बोला है कि बिहार कुछ नाम का प्रदेश है। तवाक़त नसीरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाज सिराज के द्वारा। मिन्हाज मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फर्स्ट पॉइंट, एज मैंने आपको क्या बोला ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट लाइन से ये 64 आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखेंगे मिला है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है सन 1390 में विद्यापति रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से क्या लिखा मिला हमें? विद्यापति ने लिखा किताब लिखा है, कीर्ति लता लता है, कीर्ति पटाखा है, पताका है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि बिहार का जिक्र किस में है? तो कीर्ति लता में है। बिहार का जिक्र कीर्ति लता में पुस्तक में है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में नालंदा और उदंतपुरी के निकट स्थित अनेक बौद्ध विहारों का रखा स्वतः संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। मतलब इनको बहुत सारे बौद्ध विहार दिखे जहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहते थे, तो उनको देखकर वहाँ पे देखकर लिखा हुआ है, उनको देखकर मुसलमानों ने क्या रखा? इस एरिया का नाम क्या रख दिया? बिहार रख दिया। कौन कौन से जगह? तो नालंदा और उदंतपुरी। ऐसे भी बिहार मतलब होता है, बिहार मतलब वो प्लेस जहाँ पे जो बौद्ध हैं वो रहते थे। तो उस शब्द से ही ये बिहार टर्म आया है।
ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। जनरली पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार शब्द कहाँ से आया है, सबसे पहले किस किताब में मिलता है, तो मिन्हास उस सिराज का तवाकत नसीरी, उसके बाद विद्यापति का किताब कीर्तिलता में, उसके बाद ये कि मध्यकाल में जो है नालंदा और उदंतपुरी में यहाँ बहुत सारे बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध, और वो कहाँ रहते थे, बिहार में। तो बिहार में जो बौद्ध रहते थे, इन्हीं को देखकर मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि तुगलकों के समय में बिहार शरीफ का तथा शेर शाह के समय सासाराम और पटना सहित पूरे बिहार को ख्याति मिली थी। मतलब तुगलक जब आए थे तो उस टाइम बिहार शरीफ और शेर शाह सूरी के टाइम में सासाराम और पटना, ये दो एरिया को मतलब ख्याति मिली हुई थी। नेक्स्ट है 1580 में अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, क्या आया है, किस ईयर में, तो 1580 में। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, तो एक प्रांत के रूप में संगठित किया गया है। फिर है नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और 1733 में, ठीक है, 1733, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ। 1733 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन, नाम याद रखेंगे, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दीन, या सुराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दीन। ठीक है, तो सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया। सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल का हिस्सा बनाया। किसने, तो सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल का हिस्सा बना लिया। फिर है कि 1774 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। किस एक्ट से, तो 1774 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, लेकिन उसी से बिहार को एक प्रांतीय सभा का वो मिल गया, गठन हो गया है। नेक्स्ट बात आती है कि 1865 में पटना और गया जिले के अलग अलग संगठित कर दिए गए। ये बात मैंने पहले वीडियो बनाया हूँ, उसमें बोल चुका हूँ। 1865 में पटना और गया हुआ अलग। 1866 में सारण अलग हुआ। सारण से क्या बना, सारण और चंपारण बना। फिर तिरहुत अलग हुआ 1875 में। 1875 में तिरहुत हुआ। ठीक है, इसे याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा बना। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65th में ये क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, कौन कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल एंड श्री कृष्ण सहाय। क्या क्वेश्चन पूछा था कि बिहारी टाइम्स के संपादक कौन हैं, बिहारी टाइम्स के संपादक कौन थे। ठीक है, या बिहारी टाइम्स में इन लोगों ने किन लोगों ने लिखा, तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नाम याद रखेंगे, महेश नारायण, नाम याद रखेंगे, नंदकिशोर लाल एंड श्री कृष्ण सहाय। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। महेश नारायण या महेश्वर प्रसाद के संपादक में प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन की जड़ें जमने लगी। तो अगर पूछेंगे संपादक कौन थे, तो संपादक का नाम महेश नारायण या महेश्वर बाऊ महेश्वर प्रसाद। ठीक है, इसके पहले किन किन का नाम ही है, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय। इन चारों ने मिलकर बिहारी टाइम्स पत्रिका निकालना शुरू किया। और पूछेंगे उसका एडिटर कौन थे, संपादक कौन थे, तो महेश्वर बाऊ महेश्वर प्रसाद या महेश नारायण। ठीक है, उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके अंतर्गत हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिमी बंगाल एवं मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल का गठन होना था। इस प्रस्ताव के राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। ठीक है, चलिए, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं कि 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे। देखिए, याद रखेंगे, बिहारी क्लब के मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1906 में इन्होंने बिहार वो संगठन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना, तो उसके मंत्री थे ने सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण और अन्य नेताओं के विचार विमर्श के पश्चात पटना में, कहाँ पे, पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया। ठीक है, जिसमें छात्रों की एक स्थायी समिति बन गई। इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन का पर्याप्त बल मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहारी क्लब या बिहार छात्र सम्मेलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट
1908 में बिहार प्रादेशिक प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना पटना में हुआ। तो 1908 में बिहार प्रोविंशियल प्रादेशिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब? 1908 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। किसने? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। कहाँ पे? तो 1908 में। क्या हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जो रिजोल्यूशन रखा गया था उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा। कहाँ पे? पटना में। क्यों? तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके पहले 1906 में देखिएगा बिहारी क्लब के मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र बाबू थे। उन्होंने क्या किया? तो पटना में एक स्थायी समिति बनाने की कोशिश की, ठीक है। उसका 1908 में कहाँ? तो पटना में ही क्या बना? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ। और इसमें अध्यक्ष कौन बने? तो मोहम्मद फखरुद्दीन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? तो एक बोला कि एक बंगाल से नए प्रांत बनाने के लिए हम एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, और उस रिजोल्यूशन को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया 1908 में। नेक्स्ट, 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कौन थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर में? तो सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में। उसके बाद तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1909 में 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ। पहला 1908 में। कहाँ? पटना में। कौन? फखरुद्दीन अहमद मोहम्मद फखरुद्दीन। 1900 दूसरा सम्मेलन का हुआ 1909 में। कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। इसमें भी क्या मांग की गई? कि बिहार को अलग किया जाए। फिर है 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा। किन किन ने? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने, ठीक है। फिर 12 दिसंबर 1911 को याद रखेंगे। 12 12 11 12 12 11 डेट याद रहेगा, ये 12 12 11 ऐसे याद रखेंगे कि 12 12 11 को, मतलब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र का बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर नए प्रांत के रूप में स्थापित करने की घोषणा किनके सामने रखा गया? तो जॉर्ज पंचम के उपस्थिति में गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग को दी गई, ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। उसके बाद इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या वाला 1,13,000 वर्ग मीटर, याद रखेंगे, 1,13,000 स्क्वायर फीट स्क्वायर मील एंड कितना जनसंख्या? 3,50,लाख की जनसंख्या और 1,13,000 स्क्वायर माइल का क्या था? एरिया था। उड़ीसा सहित नए प्रांत के विधिवत उद्घाटन हुआ और पटना इसकी राजधानी बनाया गया। दैट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम उड़ीसा वाज आल्सो पार्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नायर ने किया था। अतः बिहार के स्वतंत्र प्राप्त के रूप में स्थापित कराने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल का प्रथम बैठक कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ। कब? 20 जनवरी 1913 को बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल का बैठक बांकीपुर पटना में हुआ। जिसका अध्यक्षता कौन किया? तो जिसका अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने किया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी जी जो आपका करेंट जो स्टैटिक बिहार के जो पोर्शन आते हैं उसमें से ये पूछा जाएगा कि अध्यक्षता किसने किया, किस चीज़ का? तो बिहार उड़ीसा का जो नया काउंसिल बना था 1900 कब? तो 20 जनवरी 1913 को। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके प्रथम अध्यक्ष थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है। फिर 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। 1916 में पहले न्यायालय पहले हाई कोर्ट एंड देन स्कूल, पहले आपको यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। पहले एड्स आती है एंड देन यू आता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1916 में क्या आया? हाई कोर्ट,
फिर 17 में क्या आया आपका पटना यूनिवर्सिटी आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पटना में एक नए भवन निर्माण विधानसभा का निर्माण किया गया। ठीक है ना, 7 फरवरी 1921 को बिहार और उड़ीसा के लेजिस्लेटिव काउंसिल की अध्यक्षता सर टॉम मूडी ने की। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रथम बैठक जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने की। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को अलग उड़ीसा प्रांत बिहार से अलग एक प्रांत जिसका नाम क्या हुआ उड़ीसा गठित कर दिया गया और पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल बनाया गया। ठीक है, पहले क्या था सिंगल था, अब कैसा हो गया डुअल। ठीक है ना, ठीक है, मीन्स ये होगा अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर, मीन्स क्या बोलेंगे ऊपर सदन और होगा आपका नीचे की सदन। ठीक है, ऊपर सदन क्या है तो विधान परिषद है, नीचे की सदन क्या है तो विधानसभा है। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में खरसावां और सरायकेला के क्षेत्र उड़ीसा को हस्तांतरित किए गए, किंतु मई 1948 में इन्हें पुनः बिहार में सम्मिलित कर दिया गया। क्या कहा खरसावां और सरायकेला। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के आलोक में 1956 में बिहार विधानसभा में सीटों की परिवर्तन हुआ। बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों के अंतर्गत अधिनियम 1956 के अधिनियम के अनुरूप परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बिहार को कुल 1366 वर्ग मीटर भूमि, उसके बाद 14,45,323 की आबादी के साथ पश्चिम बंगाल के अंग हो गई, जिसके कारण बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या 331 से घटकर 316 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया के जिला के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए और 15 नवंबर 2000 को याद रखेंगे, एक डेट भी काफ़ी याद रखना है। एक तो ये कि जब 1956 में पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, तो नाम याद रखेंगे पुरुलिया और पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 18 जिलों का अलग करके झारखंड नामक एक राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन में पूर्व बिहार के 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के पश्चात 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए। लेकिन 2001 याद रखेंगे कि अरवल का फॉर्मेशन जो लास्ट है वो है अरवल। ठीक है ना, अरवल कब आया था तो 2001 में। ठीक है, तो 2001 में अरवल के बाद बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना हो गई 38 हो गई। तो बस इतना सा है आज के लिए, थैंक यू।